अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग इन मैन। ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एयर को इनसाइड लेते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, और दूसरा जो इसका फेज़ है उसमें क्या करेंगे, हम एयर को आउट ऑफ लंग्स निकालेंगे, ठीक है। मीन्स ब्रीदिंग जो है वो 2 फेजेस पे कंसिस्ट है। कौन से? एक होती है इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम जो है वो इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है, और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। पहले आते हैं हम रेट ऑफ ब्रीदिंग पर। रेट ऑफ ब्रीदिंग मीन्स द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में हम मतलब जो है वो कितनी चक्कर सांस लेते हैं, तो वो होता है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ये जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग या नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये है नॉर्मल रेट, मीन्स रेस्टिंग पर्सन का। किसका? जो रेस्टिंग पर्सन होता है उसका है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, या कुछ डिजीज़ होती हैं उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, जैसे निमोनिया होती है, निमोनिया में भी रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। कौन सी डिजीज़ है? निमोनिया, ठीक है। इसमें जो है वो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीदिंग के 2 फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो है इसको हम इनहेलेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होगा, हम जो है वो एयर को इनसाइड लेंगे लंग्स के, मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ एयर आउट ऑफ लंग्स, मीन्स लंग्स को हम एम्पटी करेंगे, ठीक है। वो जो है वो जो एयर जब बाहर आएगी, ठीक है, तो लंग्स जो है वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस, मीन्स इट रिक्वायर्स एनर्जी। जब हम एयर को इंस्पायर करते हैं तब क्या होता है, जो एनर्जी है वो यूज़ होती है, मीन्स ATP इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो एक्सपायरेशन है ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है, मीन्स इट नीड्स नो एनर्जी, नो ATP, ठीक है। इंस्पायरेशन टेकिंग इन ऑफ एयर और एक्सपायरेशन क्या है? टेकिंग आउट ऑफ एयर, या बेहतर हम कह सकते हैं एक्सपलियन ऑफ एयर, एक्सपलियन ऑफ एयर। अच्छा, इंस्पायरेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सपोज करो ये रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के जो दरमियान एक स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या कहते हैं इसको? इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। इस इंटरकोस्टल स्पेस में जो है वो ये मसल्स हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो एक जो है वो एक होती है एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ होती है, और एक इनसाइड भी होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो बाहर की तरफ है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, इन 2 मसल्स के बीच में भी मसल फाइबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मीन्स जो एक्सटर्नल है एक और एक इंटरनल है, ठीक है। दो टाइप्स हैं इसके मसल्स के। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो एक्सपायरेशन होती है इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। पहले इंस्पायरेशन पे आते हैं। जैसे एयर एंटर होगी तो क्या होगा, जो रिब्स हैं ये आउटवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो फाइबर्स इसके क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मीन्स रिब केज मूव्स अपवर्ड। और दूसरा क्या होगा,
जब हम एयर को इंस्पायर करेंगे तो लंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे साइज़ में। जब लंग्स इंक्रीज़ होंगी साइज़ में तो क्या होगा, आपकी जो रिब केज है वो आउटवर्ड आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ आना। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड और आउटवर्ड अपवर्ड आएगी। ये जो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। ये जो है वो हम कह सकते हैं ये अपोजिट मतलब पेयर्स है। इसमें हम जो है वो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी क्या होती है, रिलैक्स होती है। ठीक है, अच्छा रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, क्योंकि जैसे ही मतलब एयर इनसाइड जाएगी तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा यह हो गया। ठीक है, रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एयर एंटर होगी तो क्या होगा, जो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो लंग्स क्या करेगा, डायाफ्राम को नीचे पुश करेगा। और ये डायाफ्राम जो है एक मस्कुलर पार्टीशन होती है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान होती है। यह क्या करेगी, जैसे लंग्स एक्सपेंड होगी तो डायाफ्राम नीचे चला जाएगा और ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। तो डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैट डायाफ्राम होगा। ठीक है, अच्छा मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम रिजल्ट्स इनटू दी फ्लैटेंड शीट। एक फ्लैट मतलब शीट बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो इंस्पायरेशन के दौरान इवेंट्स होते हैं। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, इसमें हम एयर जो है वो बाहर निकालेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो इंस्पायरेशन में जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ रिब केज क्या होगा, इनवर्ड मूव करेगा और डाउनवर्ड। देखो क्यों, जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो वॉल्यूम जो है वो लंग्स का डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होगा तो आपकी रिब केज जो है वो साइज में डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स रिब केज मूव्स बैकवर्ड या इनवर्ड, एक ही बात है। ठीक है, और डाउनवर्ड जाएगी क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, पुश करेंगे जो भी ऊपर रिब्स हैं। सपोज करो ये जो रिब है और ये रिब है, तो जैसे ही जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी ये क्या करेगी, ऊपर वाली रिब को नीचे की तरफ जो है वो फोर्स करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो रिब केज जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, रिब केज डाउनवर्ड मूव करेगा और इनवर्ड। अच्छा जैसे ही मतलब एयर जो है वो बाहर चली जाएगी तो आपका डायफ्राम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और ये रिलैक्स डायफ्राम का जो शेप होता है वो होता है डूम लाइक शेप, डूम शेप होता है। ठीक है, क्या होता है, डूम शेप होता है। ठीक है, ये इसकी जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में जब डायफ्राम होता है तब इसकी शेप होती है। तो ये जो है वो ब्रीदिंग इन मैन। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दो फेजेस हैं। इंस्पायरेशन में एयर इनसाइड जाएगी, जैसे एयर इनसाइड जाएगी तो लंग्स साइज़ में इंक्रीज़ होंगे। जैसे लंग्स साइज़ में इंक्रीज़ होंगे तो वो क्या करेंगे, रिब केज को बाहर की तरफ पुश करेंगे। मीन्स रिब केज फॉरवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी वो क्या करेंगी, नीचे वाली रिब को ऊपर जो है वो फोर्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो रिब्स जो है वो ऊपर भी जाएंगी और बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, इसमें जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डायफ्राम बिल्कुल जो है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो लंग्स हैं वो पुश करेंगे डायफ्राम को नीचे और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम का जो शेप होता है वो होता है फ्लैट शेप, ऑलमोस्ट जस्ट लाइक ए शीट। और एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, इसमें जो बिल्कुल इसके अपोजिट इवेंट्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। मीन्स ब्रीदिंग कैसे जो वो हो रही है मैन के अंदर और कौन कंट्रोल कर रहा है इसे। तो ब्रीदिंग जो मैन में है उसका जो सेंटर है वो है ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में, हाइंड ब्रेन में होता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के जो है वो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, मीड्यूला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और सेरिबेलम है। ठीक है, तो ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। लेकिन हाइंड ब्रेन में कौन से पार्ट में होगा ये,
मीड्यूला ऑब्लांगेटा, यह जो पार्ट है मीड्यूला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। यह सेरिब्रम है, ठीक है। ये मिड ब्रेन है और ये पॉन्स है, यह मीड्यूला ऑब्लांगेटा, ये स्पाइनल कार्ड है और ये सेरिबेलम है, ठीक है। तो ये होगा कहाँ पे, रेस्पिरेटरी सेंटर, इसको हम वेंटिलेशन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग सेंटर भी कहते हैं, वेंटिलेशन सेंटर, वेंटिलेशन सेंटर, या इसको हम ब्रीदिंग सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, मीड्यूला ऑब्लांगेटा में। अच्छा, ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन इन द ब्लड। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है वो जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करेगी। जब हम मतलब जो है वो रन करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन में चेंजिंग आती है। तो जैसे ही चेंजिंग आएगी तो वो जो है वो ब्लड, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। मीन्स ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और केमिकल्स कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो भली इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, लेकिन ये कीमो रिसेप्टर्स जो है ना वो इतने सेंसिटिव नहीं है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है ब्लड के अंदर या डिक्रीज़ हो रही है। यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द कीमो रिसेप्टर्स, डज नॉट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी रेट, इतना अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बिल्कुल अगर थोड़ी भी अल्टर होगी ना तो जो है वो सिग्नल्स ऊपर मीड्यूला ऑब्लांगेटा को पहुंच जाएंगे। मीन्स ये ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है इसको सारा कंट्रोल कर रहा है कीमो रिसेप्टर्स। और कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक बाहर की मतलब ब्रेन से बाहर होते हैं, आर्टरीज में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं जो है वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये कौन से हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं। मीन्स ये पेरीफेरी में है, ठीक है। और एक होते हैं ब्रेन के अंदर ही, मीन्स मीड्यूला ऑब्लांगेटा में यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स। ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। ये हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। कौन से हैं ये, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे अल्टर होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन, इसकी कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स कोई भी चेंजिंग अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन में आ रही है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो क्या होगा। अब सपोज करो जब हम रन कर रहे हैं, जैसे हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे मसल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा जो मतलब सेंट्रल रेस्पिरेशन होती है, जो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो इंक्रीज़ होगी। तो वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगी। क्या करेगी, इसको इंक्रीज़ कर देगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ये डिटेक्ट करेंगे कौन से, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं ये कौन से हैं, कीमो रिसेप्टर्स। ये डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके ये नर्व्स के थ्रू जो है वो सिग्नल्स को सेंड करेंगे मीड्यूला ऑब्लांगेटा को, जो वेंटिलेशन सेंटर है मीड्यूला ऑब्लांगेटा में, वहाँ पे जो है सिग्नल चले जाएंगे। तो वहाँ पे जैसे सिग्नल जाएंगे ये जो है वो, इसको हम कहते हैं मतलब जो है वो सिग्नल जा रहे हैं तो इसको कहते हैं एफरेंट पाथवे, सेंसरी पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर जो है वो क्या करेगा, सिग्नल्स को प्रिसेप्ट करके उसके बाद ये
मोटर नर्व्स के थ्रू सिग्नल को जो वो सेंड करेगा, कमांड जो है वो भेजेगा मसल्स को, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायफ्राम है और इंटरनल और एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वहाँ पे जो है ये सिग्नल चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वॉश आउट होकर ब्लड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाएगी। ऐसे ही अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन, इसको हम pH भी कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH मीन्स ये क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम होती है। तो मतलब अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो pH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव लॉगरिथम, इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स अगर थोड़ी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रही है तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड या H+ आयन, तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करेंगे और ये सिग्नल सेंड करेंगे मीडुला ऑब्लांगेटा को, वहाँ पे वेंटिलेशन सेंटर है, और वेंटिलेशन सेंटर में जो सिग्नल वहाँ पे क्या होगा, रिकग्नाइज होके इंटरसेप्ट होगी, ठीक है। फिर वो कमांड को जो वो मोटर नर्व्स के थ्रू कमांड आ जाएंगे मसल्स के पास, और मसल्स जो है वो कमांड क्या होगा, टू इंक्रीज दी रेस्पिरेटरी रेट। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, क्या, ये जो वेंटिलेशन सेंटर है, ये वेंटिलेशन सेंटर पे भी किसका होल्ड होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, मीन्स ये जो है ना वो रेस्पिरेटरी रेट को मॉडिफाई, इसका काम है रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना। लेकिन ये जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ये इनवॉलंटरीली हो रहा है, मीन्स हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है वेंटिलेशन सेंटर, तो ये एक क्या होता है, नेचुरली है, मीन्स इनवॉलंटरी है। अच्छा, दूसरा हम वॉलंटरीली ऑक्सीजन जो वॉलंटरीली रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मतलब हम चाहें तो ज़्यादा सांस ले सकते हैं, हम चाहें तो सांस को बंद भी कर सकते हैं। तो ये जो वॉलंटरी एक्टिविटी है ये किसके थ्रू होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसकी जो नर्व्स हैं वो किसको जो है वो हम कह सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट को। यहाँ पे जो मतलब वेंटिलेशन सेंटर है उसको उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फायर्स करते हैं जो इम्पल्सेस, उसको भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स हम अगर चाहें तो सांस को हम बिल्कुल जो वो स्टॉप कर सकते हैं, चाहें तो हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये जो वॉलंटरीली या कॉन्शियस जो एक्टिविटी होती है रेस्पिरेटरी सेंटर की, ये इसके जो कमांड्स हैं या इसके जो इम्पल्सेस वो आ रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है। तो ये जो है वो लेक्चर है ब्रीदिंग इन मैन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, ये कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी, ठीक है। कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी एक्चुअली हैं क्या, ये कीमो रिसेप्टर्स ही हैं, ठीक है। ये कैरोटिड आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे, दोनों साइड पे होती है, ठीक है। ये डिवाइड होगी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये आगे बहुत मतलब हम सिर्फ यहाँ डिस्कस करेंगे कैरोटिड बॉडी। ये जहाँ पे ये बाइफर्केट हो रही है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहाँ पे ये बाइफर्केट हो रही है, इस जंक्शन के ऊपर यहाँ पे क्या है, कैरोटिड बॉडी है, ठीक है। और ये है आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा में क्या होती है, आयोटिक बॉडी होती है। ये एक्चुअली कीमो रिसेप्टर्स हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। इस लेक्चर में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई अगर मतलब इसमें गलती हो गई हो तो हमें कमेंट में जो है वो आप बता देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिल रहे हैं, और हमारे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सबसे ज़्यादा जो है वो वीडियो को शेयर करें, ताकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको अच्छा रिस्पांस, हमें जैसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इससे भी अच्छा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।